जय हिंद साथियों। अगर सीने पर मद्य निषेध सिपाही की वर्दी सजानी है तो सिर्फ सपने देखने से काम नहीं चलेगा, मैदान में उतरकर पसीना बहाना ही पड़ेगा। स्वागत है आपके अपने चैनल ऑल एग्जाम पीवाई क्विज पर। आज आ गया है हमारा सबसे ढाकट प्रैक्टिस सेट 20, जिसमें है लूसेंट और प्रीवियस ईयर्स के वे टॉप 50 सवाल जो सीधे आपके पेपर में आग लगाएंगे। तो आज का टारगेट है 40 प्लस। अगर तैयारी में सच में दम है तो आज का कट ऑफ पार करके दिखाओ। तो साथियों चलते हैं क्वेश्चन पे। तो दोस्तों आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, अस्थाई बंदोबस्त 1793 में किसके द्वारा लागू किया गया था? तो याद रखना है फर्स्ट का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा अस्थाई बंदोबस्त, जो कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लागू किया गया था। अस्थाई बंदोबस्त में भूमि का स्वामी किसे माना जाता है? तो याद रखना जमींदार को। रैयतवाड़ी व्यवस्था के जन्मदाता कौन थे? तो याद रखना थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड थे। महलवाड़ी व्यवस्था का जनक किसे माना जाता है? तो याद रखना हॉल्ट मैकेंजी को। तो याद रखना फर्स्ट का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन है, प्रसिद्ध मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो 2 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा बिरसा मुंडा, जो कि ये मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किया था। मुंडा विद्रोह को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखना उलगुलान के नाम से जाना जाता है। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो सिद्धू और कान्हू ने। बिरसा मुंडा के गुरु का नाम क्या था? तो याद रखना आनंद पांडे। तो 2 का आंसर आपको याद रखना ऑप्शन आपका सी सही आंसर हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन है, नील दर्पण नाटक के रचयिता कौन थे जिसमें नील किसानों की दुर्दशा का वर्णन है? तो याद रखना 3 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा दीनबंधु मित्र, जो कि ये नील दर्पण नाटक के रचयिता है। और भारत में पहला नील विद्रोह कहाँ हुआ था? तो बंगाल में हुआ था। बंगाल में नदिया जिले के गोविंदपुर गांव में। और सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किस पुस्तक में मिलता है? तो याद रखना आनंद मठ में। आनंद मठ की रचना किसने की थी? तो याद रखना बंकिम चंद्र चटर्जी ने। तो याद रखना 3 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 4 नंबर क्वेश्चन है, 1878 का विवादित वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वायसराय ने लागू किया था? तो याद रखना वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, जो कि लॉर्ड लिटन ने लागू किया। और इस एक्ट को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो याद रखना मुंह बंद करने वाला कानून के नाम से इस एक्ट को जानते हैं। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किसने रद्द किया? तो याद रखना लॉर्ड रिपन ने 1882 में। और भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? तो याद रखना चार्ल्स मेडकॉफ को कहा जाता है। तो 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग करने वाला प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? तो याद रखना लॉर्ड वेलेस्ली था। और सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? तो हैदराबाद के निजाम थे। और हड़प नीति किसने लागू की थी? तो याद रखना लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति लागू की थी। हड़प नीति के तहत सबसे पहले किस राज्यों को विलय हुआ? तो याद रखना जो कि 17 राज्यों सबसे पहले विलय किया गया था हड़प नीति के तहत। तो याद रखना 5 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, भारत में शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा वुड्स डिस्पैच को कहा जाता है। वुड्स डिस्पैच किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में आया? तो याद रखना लॉर्ड डलहौजी के। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक किसे माना जाता है? तो याद रखना लॉर्ड मैकाले को माना जाता है। यहाँ पे हंटर शिक्षा आयोग का संबंध किससे था? तो प्राथमिक शिक्षा के विकास से था। तो याद रखना 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 7 नंबर क्वेश्चन है, केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए सरकारिया आयोग का गठन कब हुआ था? तो याद रखना 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 1983 में सरकारिया आयोग का गठन हुआ। और सरकारिया आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी? तो याद रखना 1988 में। केंद्र राज्य संबंधों पर कुंजी आयोग का गठन कब हुआ? तो 2007 में। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो याद रखना अनुच्छेद 263 के तहत होता है। तो 7 का आंसर आपका ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग का गठन किया जाता है? तो 8 का आंसर याद रखना है अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन किया जाता है। वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो भारत का राष्ट्रपति, जो कि प्रत्येक 5 वर्ष पर करते हैं। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखना केसी नियोगी थे। वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या है? तो केंद्र और राज्यों के बीच करों का बंटवारा करना, जो कि वित्त आयोग का मुख्य कार्य है। तो याद रखना 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 9 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में राजभाषा का प्रावधान है? तो याद रखना 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा भाग 17 में
राजभाषा का प्रावधान है। राजभाषा का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 343 से 351 में है। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह किस अनुच्छेद में है? तो याद रखना यह जो कि 343 अनुच्छेद में है। राज्य भाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वी.जी. खेर थे। तो याद रखना 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 10 नंबर क्वेश्चन है, अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो याद रखना अनुच्छेद 312 के तहत अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन किया जाता है। नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन करने का अधिकार किसे है? तो केवल राज्यसभा को। भारत में वर्तमान में कितनी अखिल भारतीय सेवाएं हैं? तो याद रखना 3 है। IAS है, IPS है, IFS है। और संघ लोक सेवा आयोग का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो याद रखना अनुच्छेद 315 में है। तो याद रखना 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, संसद की प्राक्कलन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो याद रखना प्राक्कलन समिति में जो कि 30 सदस्य होते हैं। प्राक्कलन समिति के सभी 30 सदस्य किस सदन से होते हैं? तो याद रखना ये जो कि केवल लोकसभा से होता है। संसद की सबसे बड़ी अस्थायी समिति कौन सी है? तो प्राक्कलन समिति है। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो 22 सदस्य होते हैं। 15 लोकसभा से होते हैं और 7 राज्यसभा से होते हैं। तो याद रखना 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 12 नंबर क्वेश्चन है, संविधान की 10वीं अनुसूची किस संशोधन द्वारा जोड़ी गई? तो 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। 52वें संविधान संशोधन द्वारा 10वीं अनुसूची को जोड़ी गई। और दल बदल के आधार पर संसद सदस्यों की अयोग्यता का फैसला कौन करता है? तो याद रखना संबंधित सदन का अध्यक्ष करता है। 9वीं अनुसूची किस संशोधन द्वारा जोड़ी गई? तो याद रखना प्रथम संशोधन द्वारा 1951 में जोड़ी गई। 11वीं अनुसूची किस संशोधन से जुड़ी गई? तो याद रखना जो कि ये 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में जोड़ी गई। तो याद रखना 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 13 नंबर क्वेश्चन है, रेगुर मिट्टी के नाम से किस मिट्टी को जाना जाता है? तो 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। काली मिट्टी किस फसल के लिए सबसे उपयुक्त है? तो कपास के लिए। काली मिट्टी का निर्माण किस चट्टान के टूटने से होता है? तो याद रखना बेसाल्ट के चट्टान से टूटने से होता है। और भारत में काली मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में है। तो याद रखना 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 14 नंबर क्वेश्चन है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो याद रखना 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं। नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? तो खादर कहते हैं। भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल लगभग 43% भूभाग पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी में पोटास की बहुलता होती है, लेकिन कमी किसकी होती है? तो याद रखना जो कि नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होती है। तो याद रखना 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 15 नंबर क्वेश्चन है, ईंट बनाने के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है? तो 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन सी? तो लेटेराइट मिट्टी जो कि ईंट बनाने के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। लेटेराइट मिट्टी किन फसलों के लिए अच्छी मानी जाती है? तो याद रखना चाय, कॉफी और काजू के लिए। लाल मिट्टी का लाल रंग किसके कारण होता है? तो याद रखना लौ ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। मरुस्थलीय मिट्टी भारत में सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? तो राजस्थान में पाई जाती है। तो याद रखना 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 16 नंबर क्वेश्चन है, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो याद रखना दामोदर घाटी परियोजना है। दामोदर घाटी परियोजना किस देश की टेनेसी नदी परियोजना पर आधारित है? तो अमेरिका के। और बंगाल का सुख किस नदी को कहा जाता है? तो दामोदर नदी को। स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री ने नदी घाटी परियोजनाओं को क्या कहा था? तो याद रखना आधुनिक भारत का मलदिन कहे थे, जो कि जवाहरलाल नेहरू कहे थे। तो याद रखना 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? तो 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। जो कि ये हीराकुंड बांध है, तो ये जो कि महानदी पे बना है। हीराकुंड बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा में है। भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है? तो याद रखना भांकड़ा बांध है, सतलुज नदी पे है। और टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है, किस नदी पर यह है? तो याद रखना ये भागीरथी और जो कि यहाँ पे भिलंगना नदी पे है। तो याद रखना 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 18 नंबर क्वेश्चन है, नागा अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है?
तो 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि कृष्णा नदी पे है। नागा अर्जुन सागर बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? तो याद रखना तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सीमा पे है। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो नर्मदा नदी पे, जो कि गुजरात में है। माटा टीला बांध परियोजना किस नदी पर है? तो याद रखना बेतवा नदी पे है। तो याद रखना 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 19 नंबर क्वेश्चन है, विश्व का सबसे सूक्ष्म मरुस्थल आटाकामा किस देश में स्थित है? तो याद रखना है जो कि आटाकामा मरुस्थल ये जो कि चिली में है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो सहारा मरुस्थल है जो अफ्रीका में है। एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल जो एक ठंडा मरुस्थल है कौन सा है? तो याद रखना गोबी मरुस्थल, जो कि चीन और मंगोलिया में है। भारत और पाकिस्तान में फैले मरुस्थल क्या नाम है? तो याद रखना थार नाम है, थार मरुस्थल। तो याद रखना 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 20 नंबर क्वेश्चन है, परिपथ में विद्युत धारा मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि एमीटर का उपयोग किया जाता है। एमीटर को विद्युत परिपथ में हमेशा किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो याद रखना श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। विभवांतर मापने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो याद रखना वोल्ट मीटर का। और वोल्ट मीटर को हमेशा किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो याद रखना 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 21 नंबर क्वेश्चन है, ट्रांसफॉर्म किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो याद रखना ट्रांसफॉर्म जो कि ये अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है। ट्रांसफॉर्म का मुख्य कार्य क्या है? तो एसी वोल्टेज को बढ़ाना या घटाना। और क्या ट्रांसफॉर्म डीसी पर काम करता है? तो याद रखना नहीं, ये केवल एसी पे काम करता है। प्रत्यावर्ती धारा को डिस्ट धारा में कौन बदलता है? तो रेक्टिफायर बदलता है। तो 21 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 22 नंबर क्वेश्चन है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम किसकी दिशा ज्ञात करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो याद रखना चुंबकीय क्षेत्र के चालक पर लगने वाले बल की दिशा को ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम का प्रयोग किया जाता है। और विद्युत मोटर किस नियम पर कार्य करता है? तो याद रखना फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पर कार्य करता है। प्रेरित धारा की दिशा किस नियम से ज्ञात की जाती है? तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से ज्ञात की जाती है। तो याद रखना 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 23 नंबर क्वेश्चन है, जब दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों का पुनः स्थानांतरण होता है तो कौन सा बंधन बनता है? तो याद रखना है आयनिक बंधन बनता है। और आयनिक यौगिक का गलनांक कैसा होता है? तो बहुत ऊंच होता है। जब इलेक्ट्रॉनों की बराबर साझेदारी होती है तो कौन सा बंधन बनता है? तो याद रखना है सहसंयोजक बंधन बनता है। सोडियम क्लोराइड में कौन सा बंधन पाया जाता है? तो याद रखना आयनिक बंधन। तो याद रखना है 23 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 24 नंबर क्वेश्चन है, ऑक्सीकरण वह रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें पदार्थ क्या करता है? तो इलेक्ट्रॉन त्यागता है। और अवकरण प्रक्रिया में क्या होता है? तो पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ऑक्सीकरण है। ऑक्सीकरण प्रक्रिया में तत्वों की संयोजकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो संयोजकता जो कि बढ़ जाती है। तो याद रखना 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 25 नंबर क्वेश्चन है, मानव रक्त किस प्रकार का ऊतक है? तो याद रखना है मानव ऊतक जो है ना, तो ये जो कि तरक संयोजी ऊतक है। और अस्थि और उपास्थि किस प्रकार के ऊतक है? तो कंकाल संयोजी ऊतक है। शरीर की बाहरी त्वचा और अंगों की भीतरी परत किस ऊतक की बनी होती है? तो याद रखना उपकाला ऊतक की बनी होती है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो याद रखना है 7.4 होता है। तो 25 का आंसर याद रखना ऑप्शन आपका सी सही आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, हड्डी को हड्डी से जुड़ने वाले ऊतक को क्या कहा जाता है? तो याद रखना लिगामेंट कहते हैं। और मांसपेशी को हड्डी से कौन जोड़ता है? तो टेंडन जोड़ता है। बुढ़ापे में त्वचा में झुर्रियां किस ऊतक की कमी से पड़ती है? तो याद रखना एडिपोज ऊतक के कमी से पड़ती है। मानव शरीर की सबसे मजबूत पेशी कहाँ होती है? तो याद रखना जबड़े में होती है। तो 26 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, आनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो याद रखना ग्रेगरी जॉन मेंडल को कहा जाता है। मेंडल ने अपने प्रयोग किस पौधे पर किए थे? तो मटर के पौधे पर किए थे। और यहाँ पे जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो याद रखना है डब्ल्यू वाटसन ने किए थे 1905 में। और जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो याद रखना जोहानसन ने किए थे। तो याद रखना 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 28 नंबर क्वेश्चन है, मेंडल के द्विसंकर क्रॉस का लक्ष्मण प्रारूपी अनुपात क्या होता है? तो
तो याद रखना है 9:3:3:1 होता है। एक शंकर क्रॉस का लक्ष्मण प्रारूपी अनुपात क्या होता है? तो याद रखना जो कि एक शंकर क्रॉस का लक्ष्मण प्रारूपी अनुपात क्या होता है? तो 3:1 होता है। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? तो याद रखना हुगो डी ब्रिज ने। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो याद रखना चार्ल्स डार्विन ने। तो याद रखना 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 29 नंबर क्वेश्चन है वस्तु एवं सेवा कर भारत में किस प्रकार का कर है? तो याद रखना ये जो कि अप्रत्यक्ष कर है। और जीएसटी भारत में कब लागू किया गया? तो 1 जुलाई 2017 में। जीएसटी को किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत लागू किया गया? तो याद रखना 101वां संविधान संशोधन द्वारा। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं। तो याद रखना 29 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 30 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? तो याद रखना आयकर जो है ना, तो ये जो कि प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। निगम कर और संपत्ति कर किस प्रकार के कर हैं? तो ये जो कि प्रत्यक्ष कर है। भारत में आयकर किस प्रकार का है? तो याद रखना गतिशील और प्रत्यक्ष है। और वे कर जिनका बोझ उसी व्यक्ति पर पड़ता है जिस पर वह लगाया जाता है वह क्या कहलाता है? तो वो जो कि प्रत्यक्ष कर कहलाता है। तो याद रखना 30 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 31 नंबर क्वेश्चन है भारत में गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए किस समिति का गठन किया गया था? तो याद रखना है जो कि तेंदुलकर समिति का गठन भारत में गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए किया गया था। और नरसिम्हा समिति का संबंध किस क्षेत्र में सुधार से है? तो बैंकिंग क्षेत्र में सुधार से। राजचैलया समिति का संबंध किससे था? तो याद रखना कर सुधार से। शिवरमन समिति की सिफारिश पर किसकी स्थापना हुई थी? तो याद रखना नाबार्ड बैंक की स्थापना हुई थी। तो 31 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है प्रसिद्ध मधुबनी चित्रकला का संबंध मुख्य रूप से किस राज्य से है? तो याद रखना मधुबनी चित्रकला संबंध जो कि बिहार से है। यहाँ पे वारली चित्रकला का संबंध किस राज्य से है? तो महाराष्ट्र से है। पटचित्र चित्रकला शैली किस राज्य की है? तो याद रखना उड़ीसा की। राजस्थान की प्रसिद्ध बनी ठन्नी चित्रकला शैली किस स्कूल से संबंधित है? तो याद रखना किशनगंज शैली से। तो याद रखना है आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 33 नंबर क्वेश्चन है प्रसिद्ध चित्रकार राजा रवि वर्मा का संबंध किस राज्य से है? तो याद रखना केरल से है। हंस दमयंती और शंकुतला के प्रसिद्ध चित्र किसने बनाया? तो याद रखना राजा रवि वर्मा ने। मोनालिसा की विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग किसने बनाई थी? तो याद रखना लियोनार्डो डा विंची ने। और द लास्ट सफर पेंटिंग के चित्रकार कौन थे? तो याद रखना लियोनार्डो दा विंची ने थे। तो याद रखना 33 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 34 नंबर क्वेश्चन है विश्व प्रसिद्ध पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो याद रखना है ये जो कि पुष्कर मेला है ना, तो ये जो कि अजमेर में आयोजित किया जाता है। पुष्कर मेला किस जानवर के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है? तो ऊंट के। और एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? तो याद रखना सोनपुर मेला जो कि बिहार गंडक नदी के तट पे लगता है। और कुंभ मेला भारत में कितने जगहों पर लगता है? तो 4 जगह पे, हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में। तो याद रखना 34 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 35 नंबर क्वेश्चन है पंडित जसराज का संबंध भारतीय शास्त्रीय संगीत के किस घराने से था? तो याद रखना मेवाती घराने से था। और पंडित भीमसेन जोशी का संबंध किस घराने से था? तो किराना घराने से। और ध्रुपद गायन का सबसे पुराना घराना कौन सा माना जाता है? तो ग्वालियर घराना। और यहाँ पे ठुमरी की रानी के नाम से किसे जाना जाता है? तो याद रखना यहाँ पे गिरजा देवी को। तो 35 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है सूर्य से आने वाले हानिकारक पराबैंगनी किरण से कौन सी बीमारी होने का खतरा रहता है? तो याद रखना 36 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन सी बीमारी? तो देखो त्वचा में कैंसर होने की खतरा रहता है। और पराबैंगनी किरणों को कौन सी गैस अवशोषित करती है? तो ओजोन गैस। और ओजोन गैस की परत किस मंडल में होती है? तो समताप मंडल में होती है। जल को कीटाणु रहित करने के लिए किन किन किरणों का उपयोग किया जाता है? तो याद रखना पराबैंगनी किरणों का उपयोग किया जाता है। तो 36 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस बाहर निकलती है? तो 37 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन सी गैस? तो ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन गैस किससे टूटकर निकलती है? तो जल से टूटकर निकलती है। और पौधे को प्रकाश संश्लेषण के लिए
मुख्य रूप से क्या चाहिए, तो याद रखना CO2 जल, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल चाहिए। और क्लोरोफिल में केंद्र में कौन सी धातु पाई जाती है, तो मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। तो याद रखना है 37 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 38 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है, तो 38 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, अस्थि मज्जा में होता है। और आरबीसी का जीवन काल लगभग कितना होता है, तो याद रखना है 20 से 120 दिन होता है। आरबीसी की कब्र ग्रह मतलब कब ग्रह किसे कहा जाता है, तो प्लीहा को कहा जाता है। और भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, तो यकृत और प्लीहा में होता है। तो याद रखना है 38 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 39 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत समान नागरिक संहिता का प्रावधान है, तो याद रखना 39 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि अनुच्छेद 44 में है, जो कि इसमें समान नागरिकता संहिता का प्रावधान है। और भारत का एकमात्र राज्य जहां समान नागरिकता संहिता लागू है तो कौन सा, तो गोवा है। अब उत्तराखंड में भी एक प्रक्रिया शुरू है। और कृषि और पशुपालन का संगठन किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद जो कि 48 में है। कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण किस अनुच्छेद में है, तो याद रखना अनुच्छेद 50 में है। तो याद रखना है 39 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 40 नंबर क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में लोकटक झील स्थित है, तो याद रखना है मणिपुर में लोकटक झील स्थित है। और विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केईबुल लामजाओ किस झील पर है, तो याद रखना लोकटक झील पे है। पूर्व उत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो लोकटक झील है। भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है, तो याद रखना जो कि ये चोलामू झील है, जो कि ये सिक्किम में है। तो याद रखना है 40 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 41 नंबर क्वेश्चन है, जिब्राल्टर जल संधि किन दो सागरों को आपस में जोड़ती है, तो 41 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि यह है तो अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। और भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहा जाता है, तो याद रखना जिब्राल्टर जल संधि को कहते हैं। यह जल संधि किन दो महाद्वीपों को अलग करती है, तो यूरोप और अफ्रीका को अलग करती है। स्वेज नहर किन्हें जोड़ती है, तो याद रखना लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। तो याद रखना है 41 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 42 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित थे, तो 42 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, लोहा से परिचित थे। हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी, तो कांस्य युगीन सभ्यता थी। मानव द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली पहली धातु कौन थी, तो तांबा था। और लोहे की खोज भारत में किस काल में हुई, तो याद रखना उत्तर वैदिक काल में, लगभग 1000 ईसा पूर्व में हुई थी उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज। तो याद रखना 42 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 43 नंबर क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का वायसराय कौन था, तो 43 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग था। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल प्रथम वायसराय कौन था, तो याद रखना लॉर्ड कैनिंग, जो कि ये भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय था। और विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम किसके समय में पारित हुआ, तो लॉर्ड कैनिंग के। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश क्राउन ने भारत का शासन सीधे अपने हाथ में लिया, जो कि 1858 के अधिनियम के तहत लिया। तो याद रखना है 43 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका 20 सही आंसर हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है, तो याद रखना सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार किस वर्ष मिला था, तो 1930 में मिला था, जो कि भौतिकी के क्षेत्र में मिला था। रमन प्रभाव मुख्य रूप से किससे संबंधित है, तो प्रकाश के प्रकृति से संबंधित है। सीवी रमन को भारत रत्न कब दिया गया, तो 1954 में दिया गया था। तो याद रखना है 44 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 45 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर में रैम किस प्रकार की मेमोरी है, तो याद रखना कंप्यूटर में जो कि रैम है तो ये जो कि अस्थायी मेमोरी है। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो याद रखना रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। रैम मतलब रीड ओनली मेमोरी किस प्रकार की मेमोरी होती है, तो याद रखना ये जो कि अस्थायी मेमोरी होती है। और 1 किलोबाइट में कितने बाइट्स होते हैं, तो याद रखना 1024 बाइट्स होते हैं। तो याद रखना 45 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन है, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो याद रखना इंटरपोल का मुख्यालय जो कि ल्यूएन में है और ये फ्रांस में है। और देखो यहाँ पे इंटरपोल का पूरा नाम क्या है, तो अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन एमनेस्टी यहाँ पे इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है, तो लंदन में है।
नाटो का मुख्यालय कहाँ है? तो याद रखना ब्रुसेल्स में है। तो याद रखना 46 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 47 नंबर क्वेश्चन है, बास्केटबॉल खेल की एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो याद रखना है जो कि बास्केटबॉल खेल की एक टीम में जो कि खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो याद रखना 5 होती है। यहाँ पे वॉलीबॉल की टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 6 होते हैं। कबड्डी और यहाँ पे वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो 7 होती है। यहाँ पे खो खो और बेसबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 9 होते हैं। तो याद रखना है 47 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 48 नंबर क्वेश्चन है, पीर अली ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व बिहार में कहाँ से किया था? तो 48 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि पटना से किए थे। और पीर अली पेशे से क्या थे? तो एक पुस्तक विक्रेता थे। और यहाँ पे जगदीशपुर से 1857 का नेतृत्व किसने किया था? तो बाबू कुंवर सिंह ने किए थे। और यहाँ पे कुंवर सिंह को किस ब्रिटिश अधिकारी ने पराजित किया था? तो याद रखना है विलियम टेलर और विंसेंट आयर ने। तो याद रखना है 48 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 49 नंबर क्वेश्चन है, बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान वाल्मीकि टाइगर रिजर्व किस नदी के किनारे स्थित है? तो याद रखना 49 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि ये राष्ट्रीय उद्यान वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है नो, तो ये जो कि गंडक नदी के किनारे स्थित है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार के किस जिले में है? पश्चिमी चंपारण में है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को। और गंडक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखना नारायणी के नाम से जाना जाता है। तो याद रखना है 49 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 50 नंबर क्वेश्चन है, हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक रेडियो सक्रियता होता है? तो साथियों 50 का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। हाइड्रोजन के कुल कितने समस्थानिक होते हैं? तो 3 होते हैं। प्रोटेनियम होता है, ड्यूटेरियम होता है, ट्रिटियम होता है। और भारी जल का रासायनिक नाम क्या है? तो याद रखना ड्यूटेरियम ऑक्साइड है, मतलब DTO है। और भारी जल का उपयोग कहाँ होता है? तो नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में होता है। तो याद रखना है। तो दोस्तों 50 का आंसर आप लोगों को कमेंट कर बताइएगा। तो साथियों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेट में।